हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, जिसमें एक फोर्स को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं सच डैट कि उस फोर्स के कारण किसी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम इफ़ेक्ट उस फोर्स को जो ब्रेक कर रहे हैं कंपोनेंट्स में, वो कंपोनेंट्स के कारण सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है दैट प्रोड्यूस्ड बाय द दैट फोर्स। जैसे हमने बताया था वहाँ कि एक फोर्स को अगर दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं, तो दो पार्ट में हमने रिजॉल्व किया तो इस फोर्स के कारण जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वही सेम इफ़ेक्ट इस दोनों कंपोनेंट्स के कारण हो रहा है। अगर कोई बॉडी पे दोनों केवल ये दोनों कंपोनेंट एक्ट कर रहा है तो ठीक है। तो अब यहाँ पर जस्ट उल्टा है कि व्हेन टू और मोर फोर्सेस are replaced by a single force, then the effect produced by the single force is same as that of the forces। ठीक है, यहाँ जस्ट उल्टा है, यानी जो जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का यहाँ पर एक सिंगल फोर्स से हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। जितने भी फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो उस सारे फोर्सेस को रिप्लेस करके यहाँ पर एक सिंगल फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में एक पॉइंट हमने बताया था, उस पॉइंट का यहाँ पर यूज है। यहाँ पर क्या इवन बहुत जगह यूज है, आगे भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यूज होंगे। तो यहाँ वो क्या था कि अगर सपोज एक कोई फोर्स है और इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ब्रेक किया गया है, ठीक है, और ये सच डैट कि जो ये फोर्स है वो किसी भी कंपोनेंट, चाहे सपोज कंसिडर दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ठीक है, और इस दोनों के बीच का क्या है 90 डिग्री एंगल है। तो ये जिससे एंगल अल्फ़ा बनाता है वो क्या हो जाता है कोसाइन ऑफ द फोर्स, यानी दिस इज़ द एफ कॉस अल्फ़ा, और अदर कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ साइन अल्फ़ा। ये आपको याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। अगर यहीं पर ये इस कंपोनेंट से अल्फ़ा बना रहा है, यहीं पे सपोज कि इस कंपोनेंट से ये बीटा एंगल बनाता, ठीक है, इस कंपोनेंट से ये बीटा एंगल बना रहा है, तो जिस कंपोनेंट से जो एंगल बना रहा है वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा कोसाइन ऑफ द फोर्स, यानी ये क्या हो जाएगा तो एफ कॉस बीटा, और ये क्या हो जाएगा एफ साइन बीटा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है ऑल द टाइम। तो अब आते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स की तरफ। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल फोर्स such that the effect produced by the single force is same as that of the forces, then that single force is called the resultant force of the forces। okay, यहाँ पर और अगर हम बात करें तो जो रिजल्टेंट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक्टिंग एट अ पॉइंट। ओके, जैसे सपोज यहाँ पर अगर आपका कोई पॉइंट है या कोई बॉडी है जहाँ पर फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2, F3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है रिजल्टेंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ओके, नाउ कम टू द कि हम इस रिजल्टेंट फोर्स का एक्सप्रेशन को कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए कुछ लॉज दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस की और आते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या, ये इसका क्या स्टेटमेंट है, इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram। क्या बोल रहा है कि
यहाँ पर सपोज कि एक पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है P और Q, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इस दोनों फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है इस दोनों फोर्सेस का, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सपोज हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम बना दिया, एक पैरेललोग्राम हैविंग फोर, पैरेललोग्राम मतलब 4 साइड्स हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, और अपोजिट एंगल भी इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि एडजेसेंट साइड्स, सपोज P, यहाँ P इसको रिप्रेजेंट किए, OA को P से रिप्रेजेंट किए, और जो Q है वेक्टर, Q जो फोर्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द OB, ठीक है। अब तो जब इस तरीके से अगर हम पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, देन their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। मतलब इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो कि इसी सेम पॉइंट से पास कर रहा है, डायगोनल अब यहाँ पर दो है ना, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, तो जो इस सेम पॉइंट से पास कर रहा है वो डायगोनल इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम दैट पासेस थ्रू दैट पॉइंट एट विच द फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का। अब इस लॉ के हेल्प से जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का हम फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करते हैं। नाउ तो हमने क्या किया, सेम इसी को स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहे हैं हम। कंसिडर टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट O, ओके। द फोर्स P इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय OA। Force P is represented by OA and force Q is represented by OB. Okay. Now let the angle between these two forces is theta. Clear? Now the resultant of these two forces is obtained by the diagonal OC of the parallelogram OACB। जो यहाँ पर OACB ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ ये तो जो फोर्सेस था वो रिप्रेजेंट कर दिए और इसी के जस्ट अपोजिट एंड जस्ट पैरेलल में हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये बन गया कि आपका OACB पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम को के डायगोनल को हमने रिजल्टेंट बना दिया, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस इज ऑब्टेन्ड बाय द डायगोनल OC ऑफ द पैरेललोग्राम OACB। ओके, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम C। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि कहाँ मीट कर रहा है, तो OA के एक्सटेंड पार्ट में, OA को हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया और उस एक्सटेंशन में जब C से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सपोज कि जो पॉइंट पे वो मीट करता है उस पॉइंट को हमने D यहाँ पर नाम लिख दिया, ठीक है। अब जब ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो हम आते हैं अब क्या, OCD एक हमारा क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया OCD, ठीक है, हैविंग राइट एंगल एट D, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, चूँकि AC जो ये AC है वो क्या है, OB के पैरेलल है, ठीक है। यानी ये अगर Q है तो ये भी क्या होगा, ये भी Q से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका कि CA का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, Q, ठीक है। तो अब आते हैं हम सबसे पहले जो हमने रिजोल्यूशन में आपको बताया हुआ था कि किसी फोर्स को अगर हम 90 डिग्री पे कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाता है, जिस एंगल के साथ जो कंपोनेंट है वो कोसाइन हो जाता है। यानी अगर हम ये Q है तो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q cos थीटा,
और अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर सोच रहे हैं, ये यहाँ पर अगर इसका कॉम्पोनेंट, क्यू का कॉम्पोनेंट एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर सेम सी डी से मैच करेगा ना, ठीक है। यानी ये अगर इसका वैल्यू क्यू साइन थीटा है, ये क्या है, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्यू साइन थीटा, तो ये क्यू साइन थीटा है तो ये भी क्यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा, ठीक है। इसीलिए हमने बोला था आपको कि रिजोल्यूशन में जो वो पॉइंट है, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह उसका बहुत जगह उसका यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको Q, ये Q cos थीटा और ये Q sin थीटा। अब हम आते हैं रिजल्टेंट R का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने। तो R का एक्सप्रेशन कहाँ से फाइंड आउट होगा, तो ये जो ट्रायंगल है OCD, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अदर टू साइड्स का स्क्वायर अंडर रूट, यानी अंडर रूट ऑफ OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द रिजल्टेंट R of P and Q is given by in triangle ODC, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC विच इज इक्वल टू अंडर रूट OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर अब OD इज इक्वल टू क्या है, OD इज इक्वल टू POA प्लस AD, OD इज इक्वल टू OA प्लस AD, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस OA का वैल्यू P, AD Q cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा का स्क्वायर प्लस CD यानी Q sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसको हम आगे और ब्रेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। मैथ्स में आप पढ़े होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ओके। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। अब हम निकालते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट विद द डायरेक्शन ऑफ P, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया कि इस P एंगल के साथ, इस P के साथ अल्फा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये अल्फा का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है, ओके। तो अल्फा का वैल्यू निकालना है आपको। तो इंक्लिनेशन, द इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट आर टू डायरेक्शन ऑफ P is
गिवन बाय क्या हो जाएगा। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या, सेम ट्रायंगल में ODC, सेम इसी ट्रायंगल में क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD बाई OD परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू CD बाई OD। ओके, tan अल्फा इज इक्वल टू CD बाई OD। अब CD क्या था आपका, CD क्या था, ये थीटा यानी इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन था, तो यानी CD क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा बाई OD क्या हो गया, P प्लस Q कॉस थीटा, P प्लस Q कॉस थीटा। ओके, देन यहाँ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। ओके, दिस इज अल्फा। नाउ अब क्या होता है जनरली कि यहाँ तो आपको समझ में आ गया, बट चूंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल इससे पूछ देगा कि रिजल्टेंट किस एंगल पे है वो फाइंड आउट करना है, या रिजल्टेंट का वैल्यू ही दे देगा आपको किस एंगल पे है और आपको Q या P या थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऊपर कॉस था या नीचे कॉस था, ऊपर साइन था, क्या था। ठीक है, तो कंफ्यूज करने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिगर बस याद रहना चाहिए। फिगर याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिगर क्या था कि जो भी एंगल है उसका परपेंडिकुलर ही तो ऊपर आएगा ना। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ही ऊपर आएगा। अब परपेंडिकुलर जो ऊपर आएगा तो परपेंडिकुलर तो साइन कंपोनेंट ही था, यानी ऊपर साइन ही आएगा और नीचे कॉस आएगा। ठीक है, दूसरा और क्या है कंफ्यूजन होता है कि P के साथ होगा या Q के साथ, तो ऑब्वियसली P तो यहाँ पर है ना, Q आपका Q का कंपोनेंट ही हम तो हर जगह लिए ना, तो Q के साथ ही होगा। इसका मतलब क्या है कि जिस एंगल, जिस कंपोनेंट से, जिस फोर्स से रिजल्टेंट एंगल बना रहा है उसका अदर साइड वाला फोर्स के साथ हमेशा थीटा कंपोनेंट आएगा। ठीक है, यहाँ सपोज कि R अगर आपका सपोज कि कोई F1 F2 दे देगा यहाँ पे और F1 के साथ अल्फा बनाएगा, तो यहाँ पर आप क्या जो थीटा कंपोनेंट किसके साथ लोगे, तो F2 के साथ लोगे। तो जिस फोर्स से रिजल्टेंट एंगल बनाएगा उसका अदर जो फोर्स है उस फोर्स के साथ हमेशा एंगल का साइन और कोस का कॉस वैल्यू अटैच होगा। क्लियर है यहाँ पे, तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यानी Q साइन थीटा बाय P प्लस Q कॉस थीटा। ओके, क्लियर है, याद रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं हम एक और, यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो ये P यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जस्ट एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये P एक्स एक्सिस पे ना हो करके एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, सपोज कि जो आपका हम इस तरीके से कोई फोर्स, दो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कुछ बीटा एंगल पे बना दिया। ठीक है, और दिस इज P एंड दिस इज Q और ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन पे जो रिजल्टेंट है, तो वो रिजल्टेंट का अगर पूछेगा कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, देन कितना हो जाएगा रिजल्टेंट का एंगल एक्स एक्सिस से, तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि P जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, बीटा, तो रिजल्टेंट भी कितना बना देगा, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है यहाँ पे, तो जो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस पे लाई करे, कुछ इंक्लिनेशन भी हो सकता है एक्स एक्सिस से। क्लियर है, ओके, 1 मिनट इरेज ही कर देते हैं से 1 मिनट। ठीक है,
अब हम कुछ स्पेशल कंडीशन पे आते हैं, स्पेशल केसेस. दिस स्पेशल केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. स्पेशल केसेस. फर्स्ट स्पेशल केस क्या है? व्हेन द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. व्हेन द टू फोर्सेस आर इक्वल and theta is the angle between them. Theta is the angle between them. ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू क्या हो गया? अब दोनों फोर्स इक्वल है, यानी P और Q इक्वल है. ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या था R का? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. ये एक्सप्रेशन था. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं 2P स्क्वायर प्लस P इंटू P, यानी क्या हो जाएगा? 2P स्क्वायर कॉस थीटा. ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2P स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा? सॉरी, 2P स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पे ना हो. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2P स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. क्या होता है वैल्यू? 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा. तो 1 प्लस कॉस थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना. ये सब याद रहना चाहिए, मैथ्स का एक्सप्रेशन है बिल्कुल. ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2P कॉस थीटा बाई 2. Okay, this is resultant when the two forces are equal and theta is the angle between them. Okay, now अब इसी में आपको अगर अल्फा निकालना है, यानी जो रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है आपको कि कितना कितना फोर्सेस से कितना एंगल बना रहा है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या बोले थे हम? परपेंडिकुलर बाई बेस. तो परपेंडिकुलर यानी Q साइन थीटा बाई बेस यानी P प्लस Q कॉस थीटा. ओके, इज इक्वल टू क्या हो गया? P और Q सेम है, यानी यहाँ हम सपोज कि P ही मान लिए, यहाँ भी P साइन थीटा बाई P प्लस P कॉस थीटा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन थीटा, पी कैंसिल हो गया दोनों ऊपर नीचे, तो क्या हो गया? साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा. इसे हम लिख सकते हैं, साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं हम? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं. तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 2 कैंसिल, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा बाई 2, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2. दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो फोर्सेस हैं P और Q, अगर सेम फोर्सेस रहेंगे तो उस जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, वो रिजल्टेंट क्या करेगा? इन दोनों को के एंगल को बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, दोनों के बीच का जो एंगल है दोनों को बाइसेक्ट करेगा. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अगर सेम फोर्सेस रहें तो जो रिजल्टेंट है वो दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा. ये रिजल्ट आपको याद रखना है. दैट इज रिजल्टेंट बाइसेक्ट्स द एंगल between the forces. Okay, ठीक है. नाउ आप लोग वीडियो पॉज करके अपना नोट डाउन करते रहिएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट केस, दैट इज when the two forces act at right angles. When the two forces act at
right angle, that is theta is equal to 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, 2pq cos 90, दैट मीन्स ये cos 90 क्या हो गया, 0, तो ये क्या हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब 90 डिग्री पे होगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, वही होगा ना, जैसे आपका ये सपोज 90 है और रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट क्या करेगा, इसके जस्ट हम ये बना लेंगे, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये है, तो यहाँ की जस्ट आपको देख ही रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इसका हाइपोटेनस हो रहा है, यानी अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो ऐसे भी याद रहेगा कि आपको अगर 90 डिग्री रहा तो क्या हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब इसमें अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसे भी आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया tan इनवर्स q बाई पी, यही हो गया ना, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू q बाई पी, यही हो गया। या यहाँ से एक्सप्रेशन भी आप निकाल सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो गया q साइन 90 बाई p प्लस q कॉस 90, या तो आप एक्सप्रेशन से निकाल लो या तो आप डायरेक्ट इसमें ही देख लो डायग्राम ड्रॉ करके, तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स साइन 90 1, यानी q बाई कॉस 90 0, q बाई p। ओके, ये हो गया राइट एंगल का केस। अब नेक्स्ट जो केस है, नेक्स्ट थर्ड केस इज द when the two forces act in the same line, act in the same line and same sense का मतलब क्या है कि जस्ट यहाँ आपका P भी है ये और यही आपका Q भी है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि P और Q के बीच का एंगल क्या हो रहा है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस कंडीशन पे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0। क्लियर है, तो कॉस 0 1, यानी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq क्या हो जाएगा, ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट, दैट इज क्या हो गया यहाँ पर p प्लस क्यू। ओके, from this result we get that at theta is equal to 0 degree the resultant is maximum, means resultant is maximum when the two forces are collinear and act in same direction। ओके, यानी क्या हो गया यहाँ से, that is resultant is maximum when the two forces are collinear and act in same direction। ओके, तो याद रखिएगा ये कि ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब ऑब्टेन होता है, जब फोर्सेस कोलिनियर होता है और सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है, और वैल्यू क्या हो जाएगा P प्लस क्यू। ठीक है,
इससे डायरेक्ट इस रिजल्ट से, ये सब रिजल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको पूछता है, ठीक है। हम सॉल्व कराएंगे जब न्यूमेरिकल, तब बताएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट केस। अब जब हमने मैक्सिमम का बता दिया तो मिनिमम का भी तो बताना जरूरी है ना। तो मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, व्हेन द two forces have same line of action but opposite senses, that is theta is equal to 180 degree. ओके, तो हियर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री। cos 180 क्या होता है, -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, यानी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा यहाँ, p माइनस क्यू, दैट इज resultant is minimum, that is resultant is minimum when the two forces are collinear but act in अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ये सब जो रिजल्ट हैं, इस रिजल्ट से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाएंगे।